बाद मैं काम से घर आ रहा था जब मैंने पिछली गली में लोगों का हुजूम देखा। जानने के लिए मैं भी तज से लोगों के दरमियान जाकर खड़ा हो गया। फिर एक आदमी की जुबानी पता चला कि कोई जवान खूबसूरत औरत एक घर में अकेली रह रही है, लेकिन लोगों को उसके रहने पर तराज है क्योंकि उसकी वजह से उनके घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं हैरान था, भला एक औरत की वजह से लोगों के घरों में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं। तभी उस आदमी ने बताया कि वह औरत हर रात अपने बाल खोले छत पर खड़ी हो जाती है। कई गैर मर्दों की उस पर निगाह पड़ती है। इसीलिए औरतों ने कल रात उसे देखा और लड़ाई झगड़ा करते हुए कहा कि इस औरत को मोहल्ले से निकालो, यह औरत ठीक नहीं है। सभी जोर जोर से बातें कर रहे थे, तभी मैं उन सबको खामोश करवाया। इस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत थी। मैं एक 177th ग्रेड का ऑफिसर था, इसीलिए लोग मेरी बात मानते थे। तभी मैं उनसे कहने लगा, देखो, एक बार मुझे इस औरत से बात करने दें, हो सकता है इस मसले का कोई हल निकल आए। हम यूं किसी भी औरत को अपने मोहल्ले से नहीं निकाल सकते, और फिर वह औरत जात है। हो सकता है कि अकेला रहना उसकी मजबूरी हो। सब लोग बुड़बक ऐसी ही मजबूरी है, तो हर रात छत पर खड़े होकर मर्दों को रिझाने की क्या ज़रूरत है। अब मुझे यह मामला बड़ा अजीब लग रहा था। फिर बमुश्किल सारा हजू खत्म हुआ तो अभी मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने पर मैंने उस औरत को पुकारा। कहने लगा, मोहतरमा, क्या मैं चंद मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? बहुत ज़रूरी बात है। दरवाज़ा खुलने के साथ एकदम से वह मेरे सामने आई और मैं मबू होकर उसे देखता रहा। मैं पलकें झपकना भूल गया था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन औरत नहीं देखी थी। काली स्याह आंखें, लंबे लंबे बाल, पुष्ट पर बिखरे दुपट्टा में झूल रहा था। साथ ही नीले रंग का लिबास पहने वह खूबसूरत मल्लिका की तरह नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर लापरवाही थी। लोगों के हुजूम का असर उस पर जरा भी न हुआ था। औरत इस कदर हसीन थी, तभी तो मोहल्ले में रहने वाली दूसरी खवातीन को उससे मसला हो रहा था। तभी वह धीमे और नरम लहजे में मुझसे कहने लगी, आज आए अंदर, आज तक मोहल्ले में इस कदर इज्जत देने वाला आदमी मुझे नजर नहीं आया। आप एक मर्द शख्स मालूम होते हैं। उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और लहजा ऐसे जैसे किसी नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। मैं भी झुकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। निहायत साफ सुथरा घर रखा हुआ था। उसने हर तरफ अजीब सी खुशबू फैलाई हुई थी। मैं उस खुशबू को महसूस करता एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उस औरत से कहने लगा, देखें, मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ। आप लिबान इस घर में अकेली रहती हैं, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसे में अगर कोई औरत खुली आज़ादी से अपनी छतों पर घूमे, गली में झांके, तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं। इसीलिए आप इस मामले में थोड़ी एहतियात बरतें। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है, किस वजह से आप इस घर में रह रही हैं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। अभी भी आपने लोगों का हुजूम देखा होगा, किस तरह से लोग आपको इस मोहल्ले से निकालना चाहते हैं। मेरी बात वह बड़े गौर से सुन रही थी। फिर कहने लगी, मुझे ऐसे ही रहने की आदत है। मैं अपने घर में भी ऐसे ही रहती थी। दरअसल अकेले रहना मेरी मजबूरी है। मैं चंद दिन के लिए यहाँ हूँ, उसके बाद वापस अपने घर लौट जाऊंगी, लेकिन जब तक मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। भले ये मोहल्ले के लोग जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वह मजबूत लहजे में कह रही थी। फिर मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि ठीक है, आप जब तक चाहे इस मोहल्ले में रह सकती हैं। आपका भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका, लेकिन मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप इन मामलों में थोड़ा एहतियात बरतें। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, शुक्रिया, आपने मेरा इतना ख्याल किया। वैसे आप आते जाते रहिएगा। मैं उसकी बात पर चौंक गया। वह खूबसूरत औरत खुद मुझे अपने घर आने की दावत दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सादगी थी। बद किरदार की झलक उसके चेहरे से नहीं झलकती थी, और बोलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे उसका ख़ानदान निहायत शरीफ और इज़्ज़तदार हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगा कि क्यों नहीं, मैं अपनी बीवी को लेकर आपसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा। यह कहकर मैं उस घर से निकल आया, लेकिन हकीकत बात तो यह थी कि मैं उसके वजूद की खुशबू अभी तक अपने आसपास महसूस कर रहा था।
उस औरत से मुलाकात करने के बाद जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा था। थोड़ी सी देर बाद घर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर मेरी झगड़ालू और बदजुबान बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मैं एक डिग्री याफ्ता इंसान था। 3 साल तक सड़कों पर धक्के खाने के बाद बिलखिरिया जब अखबार में मेरा नाम एक सरकारी नौकरी के लिए मुंतखाब हुआ, उस दिन मेरी माँ ने सजदाए शुक्र अदा किया, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना इस मुशे में बहुत बड़ी बात है। सारे खानदान वाले हमारे घर जमा हो गए, मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। स्टार्टिंग से ही मेरी तनख्वाह 1 लाख के करीब थी और दीगर मरा भी शामिल थी। वैसे तो इस मोहल्ले में मेरा छोटा सा घर था, लेकिन कभी भी यह घर छोड़ने का मेरा दिल नहीं करता था, इसलिए उस घर को बेहतर अंदाज में बनाकर उसी में रिहाइश इख्तियार कर ली। अम्मा बहुत खुश थीं। वह मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी, जिसका नाम फौजिया था। फौजिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह जुबान की बहुत तेज थी और लड़ाई झगड़ा करने में भी माहिर थी। वह तो थी खूबसूरत, लेकिन जुबान की बदसूरती उसकी खूबसूरती पर पर्दा डाल देती थी। ऐसे में मैं उससे शादी करते हुए घबरा रहा था, लेकिन अम्मा का मान भी नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ वह बेवा भी थी। फिर मैंने उनकी ख्वाहिश पर सर झुका लिया और फौजिया मेरी बीवी बनकर इस घर में आ गई। बीवी बनने के बाद उसका रवैया अम्मा के साथ बदल गया। एक दिन जब वह अम्मा से बदतमीजी कर रही थी, तो उस दिन मैंने उसे दे मारा। धमकी देते हुए कहने लगा कि जिस दिन मेरी माँ से बदतमीजी की, उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस दिन के बाद फिर उसने अम्मा से बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन बात बेबात मुझसे लड़ाई झगड़े करने की आदत तर्क नहीं की। मैं हैरान होता कि यह कैसी औरत है। इसे ज़िंदगी की हर आसाएं मिल रही है। इसका शौहर एक सरकारी नौकर है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी कितनी नाशक है। अपनी बदजुबानी और शक्की मिजाज के बाद वह हर वक्त मुझे किसी न किसी बात के ताने देती रहती। कभी किसी मामले में अगर ख़ानदान की कोई भी लड़की मेरे पास मदद लेने के लिए आती, तो वह तूफ़ान खड़ा कर देती। ऐसे में मैं औरतों से मिलने जुलने में एहतियात करता था, लेकिन हकीकी बात तो यह थी कि अम्मा के मरने के बाद अब मैं फौजिया जैसी औरत से जान छुड़वाना चाहता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, औलाद भी नहीं हुई थी, शायद इस वजह से क्योंकि फौजिया एक नफ्स औरत थी। हम दोनों में जहनी हम आहंगी ना हो सकी। इसके नतीजे में हमारा कोई बच्चा भी पैदा ना हुआ था, लेकिन आज उस औरत से मिलकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई ताज़ा हवा का झंका मुझे महसूस हुआ हो। फिर अगले दिन मैं अपने आप को रोक न सका। उसके घर जाने से तभी शाम में मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। चंद ही सेकंड के बाद दरवाज़ा खुल गया। आज उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसका वजूद किसी हीरे की तरह चमक रहा था। मुस्कुराकर मुझे अंदर आने का कहा। आप अपनी बीवी को साथ नहीं लाए? वो बड़े नरम और धीमे लहजे में कहने लगी। मैंने सर झुका लिया, फिर कहने लगा, नहीं, दरअसल मेरी बीवी एक झगड़ालू तबीयत की औरत है। ऐसे में वह मेरे साथ यहाँ कभी भी ना आती। तभी उसने सर हिला दिया, फिर कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। खामोशी से कुर्सी पर बैठकर उसके कमरे का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह शरबत ले आई। उसका वजूद पूरी ताबनाक से चमक रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि वह इस कदर हसीन औरत इस घर में अकेली क्यों रहती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आज इस मशर में उसे अकेला रहना पड़ रहा है। जब मैंने उससे यह सवाल किया तो वह उदासी से कहने लगी, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। काफ़ी दिन पहले मेरी अपने शौहर से लड़ाई हो गई थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करती कि वह मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला छोड़े, लेकिन वह मुझे कई कई दिन तक अकेला छोड़कर खुद ना जाने कहाँ चला जाता है। ऐसे में मैंने भी उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया और खुद यहाँ आकर रहने लगी। लेकिन क्या आपका कोई मैका वगैरह नहीं है? वहाँ भी तो रह सकती थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोते हुए कहने लगी, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं एक यतीम लड़की हूँ, तभी तो वह मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। मुझे यह जानकर हकीकत दुख हुआ था।
मैं उसके दुख का मदाबा करना चाहता था। मैं दिल में सोचने लगा कि इस कदर खूबसूरत बीवी के होते हुए भी कोई मर्द उसके साथ बेवफाई कैसे कर सकता है। अगर मेरी इतनी खूबसूरत और नरम मिजाज वाली बीवी होती तो मैं कभी उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाता। दिल में ख्याल आया कि इससे कहूं कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैं अपनी बीवी को यूं हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन यह बात कहने की मैं ज़ुर्रत ना कर सका, इसीलिए मुसलसल उसे हिम्मत और हौसला देने की बातें करता रहा। अब वह मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही थी। ऐसे में रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं अपनी बीवी से छुप छुप कर अक्सर ही उस औरत से मुलाकात करने लगा। मुझे लोगों का भी डर था कि कहीं कोई मुझे उसके घर आते जाते ना देख ले। लेकिन मेरे कहने पर उसने छत पर जाना छोड़ दिया था। अब वह लोगों को अदाएं नहीं दिखाती थी क्योंकि उसे इस माहौल की समझ आ गई थी। फिर एक दिन वह कहने लगी कि ना जाने कब मेरा शौहर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए। मैं जानती हूँ कि वह जान लेगा कि मैं इस मोहल्ले में बसी हुई हूँ। तब मेरा दिल उदास हो गया। तो यह यहाँ से जाने वाली है। मैं जो नए नए ख्वाब देख रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँगा, अगर यह हमेशा के लिए अपने शौहर को छोड़ देगी तो। लेकिन उसके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत थी। शायद वह कभी भी अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी। यही सोचकर मैं मायूस हो गया। उदास चेहरा लिए घर आया तो सामने खड़ी फौजिया मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। मैं देख रही हूँ आप कुछ ज़्यादा ही देर घर से आने लगे हैं। मैंने उसे बेजार से जवाब दिया। हाँ, तो जितना काम होगा उतनी ही देर में घर आऊँगा। मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं रहता, मैंने बेजार से उसकी बात का जवाब दिया। तब वह गुस्से से कहने लगी, तो क्या मैं घर का काम नहीं करती? ठीक है, आपने घर में एक नौकरानी लगाई हुई है, लेकिन मुझे घर की बाकी जिम्मेदारी भी देखनी होती है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और टीवी खोलकर बैठ गया। वह मुझसे मुसलसल बातें किए जा रही थी, लेकिन मुझे उससे शदीद बेजार महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे हवास पर तो वही खूबसूरत औरत सवार थी। अब भी फौजिया मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। सच बात तो यह थी कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी ही महसूस नहीं होती थी। गो के अभी भी उसका सांचा किसी खूबसूरत लड़की की तरह ढला हुआ था, क्योंकि वह शुरू से ही दुबली पतली थी, लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी। हमेशा मेरी तवज्जो की मोहताज रहती, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मेरे दिल में यह खलिश थी, मैं अपनी पसंद की औरत से शादी ना कर सका और आज इस औरत के अंदर मुझे अपनी पसंद दिखाई देती थी। अब मैं बहाने बहाने से उसके दरवाजे पर जाने लगा। उसे कहता कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, जब बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। काम थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने मैकेनिक से कहा कि मैं 2-3 घंटे बाद आकर गाड़ी ले जाऊंगा। अब मैं घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज मुझे शदीद भूख लग रही थी। अभी गली का मोड़ मुड़ने ही वाला था, जब मुझे गली के नुक्कड़ पर एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया। वह कुछ परेशान सा दिखाई देता था, अजनबी मालूम होता था, इसलिए उसके पास से गुजरते हुए मैं कहने लगा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस मोहल्ले में नए नज़र आते हैं? वह मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गया, फिर कहने लगा, जी हाँ, बस किसी की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। किसकी तलाश में आए हैं? आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरा अखलाक बहुत अच्छा था, यही वजह थी कि मैं हर एक की मदद करना पसंद करता था। तभी वह खुद शर्मिंदा और घबराए हुए लहजे में कहने लगा, दरअसल मुझे बताते हुए तो बहुत शर्म महसूस होती है, लेकिन मेरी बीवी काफ़ी दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। किसी ने इस मोहल्ले में उसे रहते हुए देखा है, लेकिन ऐसे में किसी का दरवाज़ा बजाकर पूछ भी नहीं सकता कि वह कहाँ रहती है। आप कुछ मदद कर दें तो आपकी मैं बानी होगी। अब मुझ पर मायूसी के बादल उमड़ आए। मैं समझ गया था कि यह आदमी उसी औरत का शौहर है और वह अपनी बीवी को लेने आया था। ना चाहते हुए भी मैंने उसे उस औरत के घर का पता बता दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं सामने खड़ा था।
عورت پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، اس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھنے والی تھی۔ تبھی اس کا شوہر سامنے آیا تو اس نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران تھا کہ کیا وہ اپنے شوہر سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ لیکن وہ آدمی اس عورت کی منتیں کرتے ہوئے دروازہ بجا بجا کر کہنے لگا، امیرہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ تبھی وہ عورت غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں تمہیں بالکل بھی اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آخر تم سے یہ غلطی ہوئی کیسے؟ اس غلطی کی پاداش میں اب تم مجھے بھول جاؤ، لیکن آخر کب تک تم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں رہو گی؟ جب ان کے اوپر یہ راج کھل جائے گا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو وہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ مجھے تمہاری جان عزیز ہے، اسی لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ میں حیران پریشان سا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا کیا معاملہ تھا، لیکن وہ عورت غصے سے مجھے اندر بلا رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اس آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تبھی وہ آدمی اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، میں نے شادی نہیں کی۔ ہاں، میرا اس کے گھر آنا جانا ہے، پاس ضرور جاتا ہوں، لیکن اس کا مقصد دوسرا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، دوبارہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے میری بات مانو، میرے ساتھ چلو۔ تبھی میں اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ تمہارا شوہر ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنا گھر خراب نہ کرو، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں بالکل اپنے دل سے الٹ بات کر رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں خود اس عورت پر عاشق ہو گیا تھا جو اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر پاگل ہو جائے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب عورت قدر خاموش کھڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اچھا ہے، چلو ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ وہ آدمی خوش ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، جو آپ نے میری اتنی مدد کی۔ کیا آپ کی بیوی بھی ایسے لڑائی جھگڑا کرتی ہے؟ اب وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تب میں مایوسی سے کہنے لگا، میری بیوی ایک نہایت بدزبان اور جھگڑالو عورت ہے، میں اس سے کافی تنگ آ گیا ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے ایسا مت کیجیے گا، دیکھیں، سب عورتوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر پر شک کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی محبت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی غور کرنا، ویسے ایک چیز میرے پاس ہے، اگر تم اسے اپنے اوپر آزمانا چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ کیسی چیز؟ میں حیران تھا تو وہ رازداری سے کہنے لگا، جب بھی میری بیوی لڑائی کرتی ہے تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ اس کی ناراضگی اچانک سے رضامندی میں ڈھل جاتی ہے۔ کیا تم بھی وہ حربہ آزمانا چاہتے ہو؟ میں اس کی بات پر بڑا حیران تھا، پھر اداسی سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیوی پر تو چل جائے گا، لیکن میری بیوی پر نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر بدزبان عورت ہے، اسے زندگی کی عیش کی بھی قدر نہیں، وہ ایک ناشکر عورت ہے۔ میں ہر درجہ اس سے بدگمان تھا، اسی لیے اپنی بیوی کی برائی پر برائی کرنے لگا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ شک اور لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ اس کی محبت ہو، یا آپ اسے توجہ نہ دیتے ہو، اس کی بات غور سے نہ سنتے ہو۔ دراصل یہی مسئلہ میری بیوی کو بھی ہے، وہ بھی ایسی ہی بدزبانی کرتی ہے۔ بظاہر آپ کے سامنے وہ کس قدر شائستہ انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ بھی بہت بدزبان ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، میں حیران تھا کہ مجھ سے اتنی نرم اور محبت سے بات کرنے والی عورت لڑائی جھگڑا کیسے کر سکتی ہے۔ میرے چہرے پر حیرانی دیکھ کر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، دراصل اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے، اگر اس راز کو جاننا ہے تو کچھ دن کے لیے تم میری بیوی کے پاس رہو اور میں تمہاری بیوی کے پاس رہتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں کی بیویاں کیسی ہیں۔ اگر تم میری خوش قسمتی پر رشک کرتے ہو تو جلد ہی تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط۔ اب میں اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے مشر میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا،
تو وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے مشر میں نہیں ہوتا، لیکن ہماری دنیا میں ہوتا ہے۔ اصل میں ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر وہ بھلے انسان کی ہو یا جنات کی۔ اس کی بات پر میں اچھل پڑا، حیران پریشان سا اسے دیکھنے لگا تو وہ میرے خوف پر کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے سامنے کھڑی یہ خوبصورت عورت کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جنات کی بیوی ہے، اور یہ میری بیوی جن زادی ہے جو ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اب میں اسے لینے آیا ہوں۔ اس نے تو گویا میرے اوپر ایک روح فرسا انکشف کیا تھا۔ میں حیرت سے بالکل ساکھ کھڑا رہ گیا۔ تو کیا یہ عورت جو اتنے دنوں سے ہمارے محلے میں رہ رہی تھی یہ ایک جن زادی ہے؟ یہ سوچ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ جن زاد دیکھ کر بے اختیار ہنسا، پھر کہنے لگا، دراصل میں شہنشاہ جنات ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اسی لیے جن جادن سے جادوں سے ملاقاتیں کرنا، ان کے معاملات کو سمجھنا، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ لیکن میری بیوی حد سے زیادہ شک کی مزاج عورت ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتی کہ میں کسی جنزادی سے بات بھی کروں، لیکن میں نے اس کے لڑائی جھگڑے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ جب یہ جھگڑا کرتی ہے تو میں نے ایک خصوصی تاج بنوا رکھا ہے۔ وہ تاج اس کی نظروں میں ہیروں کا خوبصورت تاج ہے، لیکن اس پر میں نے ایک خاص عمل کروا رکھا ہے۔ جیسے ہی میں وہ اس کے سر پر رکھتا ہوں تو اس کا غصہ جاتا رہتا ہے، ایسے میں وہ ایک دم سے میرے سامنے دھیمی پڑ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے بھلے ہی وہ زندگی میں کتنا بھی لڑائی جھگڑا کرے لیکن پھر سے ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ یہ جن ساتھ تو عجیب انکشاف کر رہا تھا۔ پھر میں جھجک ہوئے اس سے کہنے لگا، دراصل میں بھی وہ تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بیوی بھی بہت جھگڑالو ہے۔ ایسے میں اگر ہمارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے تو ہماری زندگی بھی جنت بن سکتی ہے۔ تو وہ سردار کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، تم ایک نیک آدمی لگتے ہو، پھر میری بیوی بھی تمہاری تعریفیں کر رہی ہے۔ ایسے میں تمہیں وہ تاج ضرور دے کر جاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑے دنوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیسی قربانی؟ میں کچھ حیران ہوا۔ اپنی بیوی سے دور رہنے کی قربانی۔ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیوی کو میرے محل میں بھیجنا ہوگا۔ اس سردار کی بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں کہنے لگا، لیکن ایسا کیوں؟ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دراصل ہمارا ایک خاص عامل ہے جو اس پر عمل کرے گا، اس کے بعد میں وہ تاج تمہیں دے دوں گا، لیکن عامل تمہاری بیوی کو دیکھ کر یہ جان لے گا کہ اس کے میں کیا سوچ ہے یا وہ کس وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ ان سب کے پیچھے کی وجہ جاننا ضروری ہوتی ہے، تبھی تو معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن میری بیوی کبھی بھی جنات کے محل میں نہیں جائے گی۔ اگر اسے حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ کہیں ڈر نہ جائے۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی اسے انسانوں کی دنیا کی طرح ہی نظر آئے گی، لیکن وہ میری بیوی کی سہیلی بن کر اس محل میں جائے گی۔ تبھی وہ جنزادی چلی آئی، اس نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ تم ایک اچھے اور نیک انسان ہو۔ کیا تم بھی اپنی بیوی کی بدزبانی سے پریشان ہو؟ تو جس طرح میرا شوہر کہہ رہا ہے اسے ہمارے محل میں بھیج دو، دیکھنا چند دن بعد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان دونوں کی باتوں نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ اب میں نے اس بات کی منظوری کر لی۔ تبھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی حسین عورت کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی۔ میں بھی اس عورت کو دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، مجھے سردار نے بھیجا ہے، میں اسی قبیلے کی ایک جن زادی ہوں، تمہاری بیوی کو لینے آئی ہوں۔ اس کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے، وہ میری بیوی کو لینے آئی تھی۔ تبھی وہ اندر آ کر کہنے لگی کہ میں ایک خاص کام سے یہاں آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بچے نہیں ہو رہے، اگر آپ نے اپنا علاج کروانا ہے تو میرے ساتھ چلو، تمہارا شوہر میرے بارے میں سب جانتا ہے، وہاں تمہارا علاج بھی ہوگا اور چند دن بعد تمہارے یہاں ایک صحت مند بچہ بھی جنم لے گا۔ میری بیوی اس کی بات سن کر حیران تھی، پھر تیز لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم
और मेरे शौहर को कैसे जानती हो? उसकी आंखों में बेतहाशा शक था। तभी वह जिनजादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, चंद दिन पहले ही मेरी मुलाकात तुम्हारे शौहर से हुई थी। दरअसल वह तुम्हारा इलाज करवाना चाहता है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। औलाद देना ना देना सिर्फ अल्लाह का काम है, और मैं अपना इलाज क्यों करवाऊं, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर बच्चा हो जाएगा। फिर वह जिनजादी उसे समझाते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी एक बार हमें आजमा कर दो। देखो, इसके लिए तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ जाना होगा। मैंने तुम्हारे शौहर से इजाज़त ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मेरी बीवी बहुत ज़्यादा हैरान थी। गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं इसके साथ क्यों जाऊं? यह अजनबी औरत है, मैं इसे पहचानती भी नहीं हूं। तो मैंने उसे समझाते हुए कहने लगा कि